हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोशल साइंस का शिक्षक कृष्णनंदन सहाय हूँ। आज सप्तम वर्ग के इतिहास का प्रथम पाठ, जिसका शीर्षक हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल को पढ़ेंगे। आप जैसे ही प्रथम पृष्ठ को खोलेंगे, आपको एक मानचित्र दिखेगा। मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल अदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 के एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इन नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही लीजिए। आज हम जिसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर आज भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा है। यहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही लिया जाए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, परंतु मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। पिछले वर्ग में आपने गुप्त वंश के शासकों को और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है।
इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी है। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग कठिन भी है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्राकृतिक स्वरूप बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाकर कुछ लिख लेना पड़ता होगा। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। इसी तरह से पांडुलिपियों की प्रति बनाने में जब कोई व्यक्ति किसी की पांडुलिपि देखकर उसकी प्रति बनाता था तो बिल्कुल वही शब्द और वाक्य नहीं लिख पाता था। उसे कुछ ऐसे शब्द होते थे जिसका अर्थ नहीं समझ में आता था, कोई वाक्य समझ में नहीं आता था, तो अपने ढंग से वे उसे वाक्य में परिवर्तन कर बना लेते थे। इस तरह से जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी, प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, उसमें अंतर होता था और समय के साथ उसके अर्थ भी बदलते जाते थे। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों में इसी तरह की बहुत सारी त्रुटियां मिलती है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। तब जाकर उस पर निष्कर्ष करते थे कि क्या सही है। वास्तव में सही तथ्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियां पढ़ने के बाद ही वे सही निर्णय पर पहुंचते थे। आज इतना ही, फिर दूसरे दिन आगे के कार्य को करेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें।